हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का 12 जून को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का माइनर पेपर है। जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी है माइनर पेपर में, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फोर्थ सेमेस्टर में जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी है, उन सभी का पेपर आपका 12 जून को है। और आपके पेपर का नेम है हिंदी का संवैधानिक स्वरूप और भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ। 100% मत मानिए, आप 1000% गारंटी मानिए कि मैं जो 12 जून से पहले 3 से 4 वीडियो अपलोड करूंगी 35-35 मिनट के मुश्किल से होंगे। आप उन्हें आराम से देख लीजिए और ये मेरी गारंटी है कि आपके 70 से 80% क्वेश्चन उन्हीं वीडियो से आराम से फंस जाएंगे। आप सोचेंगे अगर ना फंसे तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है ना, आप वापस आइएगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं मैम आपके पढ़ाने से नहीं आया। लेकिन फ्रेंड्स, आप भरोसा रखिए, क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैंने इन वीडियोस में किया ही होगा। आप यकीन मानिए कि मैंने आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा है और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सिर्फ वही आपको इन वीडियोस में मैं दूंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मैं अपने मुंह से कह ही सकती हूँ, पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में है। बाकी चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले अपने सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप खुद भी देख लें कि आपके सिलेबस में है क्या क्या, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके सारे क्वेश्चन दिए। तो अब आपके पास सिर्फ एक काम है कि आप भरोसा रख के सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको अति लघु क्वेश्चन कराए, उसके बाद लघु उत्तरीय, और फिर आपके आते हैं दीर्घ क्वेश्चन। तो आपका अति लघु का पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए कि हर बार पेपर में पूछा जाता है। हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई? इसका आंसर है भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कहानी लेखन से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि 99% ये पेपर में पूछा ही जाता है। अब आप इसका आंसर देखिए। कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी घटना, पात्र या जीवन की स्थिति को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक अपने विचार, भावनाएं और संदेश पाठकों तक पहुंचाता है। इसमें पात्र, घटना, स्थान और संवाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक गरीब किसान की मेहनत और संघर्ष का वर्णन करने वाली रचना एक कहानी कहलाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पटकथा लेखन से आप क्या समझते हैं? देखिए, कहानी और पटकथा लेखन में बहुत अंतर है। पटकथा लेखन आपका पता है क्या होता है? जैसे आपका फिल्म हुआ, नाटक हुआ, टेलीविज़न में जितने आपके सीरियल आते हैं, उन सब की कहानी को एक पेज में लिखना, यहाँ तक कि जो आपको इसमें एक्टर, हीरो, हीरोइन आपको एक्टिंग करते दिखते हैं, वो तक उसमें लिखा जाता है कि अब एक्टर आएगा, अब वो ये काम करेगा। मतलब हर एक चीज़ लिखी जाती है कि वो इतना मुंह ऊपर करेगा, इतना हाथ नीचे करेगा, मतलब सब कुछ पटकथा लेखन में लिखा जाता है। अब आप देखिए कि पटकथा लेखन है क्या। पटकथा किसी फिल्म, नाटक या वेब सीरीज का वह लिखित खाका या स्क्रिप्ट होती है जिसमें दृश्य, पात्रों की क्रियाएं और उनके संवाद विस्तार से क्रमबद्ध ढंग से लिखे जाते हैं। मतलब कि जितने भी वो डायलॉग बोलते हैं उनको लाइन से लिखा जाता है कि अब वो ये डायलॉग बोलेंगे, उसके बाद ये होगा। इसमें पात्रों, घटनाओं और संवादों, दृश्य, निर्देशों तथा समय स्थान का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले राइटिंग कहते हैं। पटकथा किसी फिल्म या नाटक की आधारशिला होती है। पटकथा वह लिखित रूप है जिसमें फिल्म, नाटक, टीवी धारावाहिक या वेब सीरीज की पूरी कहानी दृश्य और संवादों के साथ तैयार की जाती है। ये सिर्फ संवाद नहीं है, बल्कि पात्रों के हाव भाव, क्रियाओं और दृश्य के पूरे वातावरण का विस्तार से वर्णन करती है, ताकि निर्देशक और अभिनेता उसे स्क्रीन पर उतार सकें। इसमें यह बताया जाता है कि कौन सा पात्र क्या बोलेगा, कौन सा दृश्य कहाँ होगा और घटनाएं कैसे दिखाई जाएंगी। आप सरल शब्दों में यहाँ देख लीजिए, फिल्म या नाटक बनाने की जो लिखित योजना होती है उसे ही कहते हैं पटकथा। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पटकथा है क्या। देखिए, राम कमरे में तेजी से आता है और आंखें, यहाँ पे आगे नहीं होगा, आंखें बड़ी करके अपने चेहरे को कुणाल की तरफ करके कहता है, मुझे सच का पता चल गया। मतलब कि सारी क्रियाएं आपकी पटकथा में लिखी जाती हैं कि कमरे में कितनी स्पीड से आना है, चेहरा कितना ऊपर करना है, कितनी ज़ोर से बोलना है, किसकी तरफ मुंह करना है, ये सब आपका पटकथा में लिखा जाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी फिल्म बनती हैं, नाटक बनते हैं, सीरियल बनते हैं।
फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है भाषा को परिभाषित कीजिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा संचार का प्रमुख साधन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब आप इसका आंसर देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवाद लेखन से आपका क्या अभिप्राय है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, जब दो या दो से अधिक पात्र आपस में विचारों, भावनाओं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उस बातचीत को क्या कहते हैं, संवाद कहा जाता है। संवाद लेखन का अर्थ है दो या दो से अधिक पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को प्रभावशाली, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिखना। ये लेखन शैली नाटक, फिल्म, धारावाहिक, कहानी, उपन्यास, रेडियो और टेलीविज़न जैसे माध्यमों में प्रयुक्त होती है। मेनली संवाद लेखन आपका वो है कि आप जब सीरियल देखते हैं तो उसमें दो एक्टर जो आपस में बातचीत करते हैं तो कितनी प्रभावशाली ढंग से वो डायलॉग बोलते हैं, वो डायलॉग जो लिखे जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है संवाद लेखन। अब आप इसके आगे देखिए, संवाद लेखन किसी भी दृश्य या कथानक की आत्मा होता है क्योंकि संवादों के माध्यम से पात्रों के विचार, भावनाएं, स्वभाव तथा कहानी की घटनाएं स्पष्ट होती हैं। इसलिए इसमें भाषा, भाव, परिस्थिति और पात्रों के स्वभाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छे संवाद किसी भी नाटक, फिल्म या कहानी को जीवंत बना देते हैं। मेनली संवाद लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी सीरियल देखते हैं तो आप कहते हैं वो बहुत दुष्ट है, तो आपको कैसे पता चला कि वो दुष्ट है, क्योंकि उसके डायलॉग, उसके हाव भाव जो है उससे आपने जज किया उसे कि वो आदमी बहुत दुष्ट है, वो विलन है, वो अच्छा है। ये सब आप कैसे कर पाते हैं, यही संवाद लेखन जो वो डायलॉग बोलता है, जो वो आपके सामने प्रदर्शन करता है, उसी के आधार पर आप ये निश्चित कर पाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। संविधान के अनुच्छेद 343 में किए गए उपबंधों पर प्रकाश डालें। आंसर, अनुच्छेद 343 संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है आपका अनुच्छेद 343 का खंड का यानी कि पहला भाग, संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है अनुच्छेद 343 का भाग 2। इसमें आपका है संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की अवधि यानी कि 26 जनवरी 1965 तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले अंग्रेजी में किए जाते थे, उनमें अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग का संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो 1965 तक यानी कि 15 साल तक जो कार्य अंग्रेजी भाषा में होते थे उन्हें अंग्रेजी भाषा में ही किया जाएगा। फिर आपका इसमें तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 343 का भाग 3। अनुच्छेद 343 का भाग 3 जो है वो संसद को ये अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा को जारी रख सके। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब 15 साल पूरे हो जाएं उसके बाद भी संसद को यह अधिकार दिया गया कि अगर संसद चाहे तो अंग्रेजी की समय सीमा को और आगे बढ़ा सकती है। मैंने अभी आपको ऊपर अनुच्छेद 343 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पेपर में लिखना है वो बता दिया है। अगर आपको वैसे नहीं समझ आया है तो आप ये पैराग्राफ के रूप में देख लीजिए। पैराग्राफ में मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ लिखा है, तो अच्छे से आपको अनुच्छेद 343 क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ये अति लघु में आता है तो आप सिर्फ ये पैराग्राफ लिख के आएंगे, और लघु में आता है तो आप फिर पॉइंट के अनुसार लिखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसके अनुसार देवनागरिक लिपि में लिखी हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी तथा अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की भी अनुमति दी गई है। संसद को आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का अधिकार भी दिया गया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 पर टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए इस वीडियो में मैंने आपको 22 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको 22 के 22 याद करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। तभी मेरी गारंटी आपकी सक्सेसफुल होगी कि मैंने आपको 1000% गारंटी दी है, तो फिर वीडियो से बाहर नहीं भी जाएंगे क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अपने इसके आंसर देख लेते हैं। राजभाषा नियम 1976 भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु बनाए गए नियम है। इन नियमों में सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग, पत्राचार, रिपोर्ट, आवेदन तथा प्रशासनिक कार्यों की भाषा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत राज्यों को का, खा और गा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ताकि हिंदी के प्रयोग को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कहानी एवं पटकथा में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। कहानी साहित्य की एक विधा है जिसमें घटनाओं और पात्रों का साहित्यिक वर्णन किया जाता है, जबकि पटकथा में फिल्म, नाटक या धारावाहिक के दृश्य योजना के लिए लिखी जाती है। यानी कि उसमें आपके दृश्य भी लिखे जाते हैं, डायलॉग सब कुछ लिखा जाता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, कहानी में कल्पना और वर्णन अधिक होता है, परंतु पटकथा में दृश्य, संवाद, कैमरा संकेत और अभिनय निर्देश शामिल होते हैं। यानी कि इसमें पटकथा में सब कुछ लिखा जाता है कि कैमरा किधर होगा, संवाद किधर होगा, हीरो किधर होगा, हीरोइन किधर होगा, एक्टर किधर होंगे, क्या बोलेंगे, मतलब उसमें सब कुछ होता है। लेकिन कहानी में आपका सिर्फ कल्पना होता है और वर्णन किया जाता है। कहानी आपकी पढ़ने के लिए होती है, जबकि पटकथा में अभिनय और फिल्मांकन के लिए लिखी जाती है। आगे देखिए, कहानी की भाषा साहित्यिक और विस्तारपूर्ण होती है, लेकिन पटकथा की भाषा सरल, संक्षिप्त और दृश्यात्मक होती है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कहानी क्या है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, यह आपकी कहानी हो गई। तो इसकी पटकथा क्या होगा, आपको पहला दृश्य होगा गांव का खेत, किसान हल चलाता हुआ दिखाई देता है, यह आपकी पटकथा हो गई। अब आप इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें कहानी क्या है, राम बहुत दुखी था क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी। अब इसकी पटकथा क्या बनेगी उसको देख लीजिए। दृश्य 1, खेत में सूखी फसल है और राम रोते हुए कह रहा है, अब मैं परिवार का पालन कैसे करूँगा। तो ये आपकी पटकथा है और ये आपकी कहानी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी और पटकथा में बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। या आखिरी में निष्कर्ष के लिए एक लाइन देख लीजिए, इस प्रकार कहानी पढ़ी जाती है जबकि पटकथा को पर्दे पर दिखाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कहानी और पटकथा में क्या अंतर होता है। आप सोचेंगे कि अभी तो ये क्वेश्चन ऊपर करा चुके हैं तो दोबारा क्यों। इसको मैंने सिर्फ इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कहानी क्या है और पटकथा क्या है। अगर आपसे ये अलग अलग पूछ दे कि कहानी क्या होता है, पटकथा क्या होता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ये मैंने कहानी यहाँ पे लिखा है और नीचे पटकथा लिखा है, और अंतर के रूप में इसलिए बताया है कि अगर जिनको भी ऊपर नहीं समझ आया हो तो यहाँ पे वो पॉइंट के रूप में आंसर लिख के आराम से समझ जाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कहानी और पटकथा में क्या अंतर है। अगर आपसे सिर्फ कहानी पूछ दे अति लघु में कहानी क्या होता है तो आप सिर्फ इतना लिखाएंगे। अगर अब आपसे पूछ दे पटकथा क्या है तो आप सिर्फ इतना लिख के आएंगे। और अगर आपसे डिफरेंस पूछ दे तो आप ये पूरा आंसर लिख देंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको विशेष तौर पे कराया है। अब देखिए कहानी क्या है। इसका पहला पॉइंट है, कहानी किसी घटना, पात्र और उनके अनुभवों का वर्णन होती है। सेकंड आपका, इसमें आरंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। थर्ड है आपका, कहानी को पढ़ा जाता है। चौथा पॉइंट है, इसका उद्देश्य भावनात्मक, नैतिक या सामाजिक संदेश देना होता है। लास्ट है इसका, ये आमतौर पर गद्य रूप में होती है। अब आप देखिए पटकथा क्या है आपकी। पटकथा कहानी का वह रूप है जो फिल्म, नाटक या टीवी शो के लिए लिखा जाता है। इसमें दृश्य, संवाद, पात्रों की गतिविधियां, कैमरा निर्देशन आदि शामिल होता है। तीसरा पॉइंट है, पटकथा को दृश्य और श्रव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। चौथा है आपका, इसका उद्देश्य दृश्य माध्यम में कहानी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी पढ़ने के लिए होती है, जबकि पटकथा एक विशिष्ट दस्तावेज है जो कहानी को दृश्य और श्रव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के लिए पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आंसर, सिनेमा की पटकथा लिखते समय कहानी रोचक और स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद आपके सरल एवं प्रभावशाली होने चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण सशक्त होना चाहिए। दृश्यों का क्रम तार्किक होना चाहिए तथा भावनात्मक प्रभाव बनाए रखना चाहिए। पटकथा में समय, स्थान, कैमरा निर्देशन और दृश्य परिवर्तन का उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि फिल्म आपकी प्रभावी बन सके। अगर ये आपका अति लघु में आता है तो आप ऐसे लिख देंगे, और अगर ये आपका लघु में आ जाए तो आप इसे पॉइंट वाइज करके रखेंगे। देखिए अलग अलग आपको दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आपका पॉइंट में बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जेंडर का आशय स्पष्ट करते हुए भाषा एवं जेंडर के संबंध को स्पष्ट करिए। आंसर, जेंडर का अर्थ स्त्री और पुरुष की सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाओं से है। ये केवल जैविक भेद नहीं है बल्कि समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। भाषा और जेंडर का गहरा संबंध है क्योंकि भाषा समाज की मानसिकता को व्यक्त करती है। कई बार भाषा में स्त्री और पुरुष के प्रति भेदभाव दिखाई देता है, इसलिए समावेशी और समानतापूर्ण भाषा का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाषा में स्त्री पुरुष के प्रति भेदभाव कैसे दिखता है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि लड़कियों के लिए जाति लगाया जाता है और लड़कों के लिए जाता है, खाता है, पीता है, इस तरीके से। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। विज्ञापन की भाषा सरल, आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए। इसमें छोटे और याद रहने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित हो सके। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करे। विज्ञापन में रोचक शब्द, नारे और भावनात्मक प्रभाव का विशेष महत्व होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भाषा और अस्मिता में संबंध बताइए। भाषा व्यक्ति और समाज की पहचान का मुख्य आधार होती है। किसी भी समुदाय की संस्कृति, परंपरा और विचार भाषा के माध्यम से व्यक्त होते हैं। इसलिए भाषा को अस्मिता अर्थात पहचान से जोड़ा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलता है तो उसे अपनी संस्कृति और समाज से जुड़ाव महसूस होता है। इस प्रकार भाषा हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को मजबूत बनाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पटकथा लेखन के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं। आंसर, पटकथा लेखन के अंतर्गत फिल्म, नाटक, टीवी धारावाहिक, रेडियो नाटक, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन जैसी विधाएं आती हैं। इन सभी में दृश्य, संवाद और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। पटकथा लेखन का उद्देश्य कहानी को प्रभावशाली ढंग से मंच या पर्दे पर प्रस्तुत करना होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड का असर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जा रहा है लेटेस्ट में। अब आप इसका आंसर देख लीजिए। फ्लैशबैक वह तकनीकी है जिसमें वर्तमान कहानी से हटकर अतीत की घटनाएं दिखाई जाती हैं। इससे पात्रों के पुराने अनुभव समझ में आते हैं। अब आपका आता है फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीकी है जिसमें भविष्य की घटनाओं की झलक पहले ही दिखा दी जाती है। इससे दर्शकों में उत्सुकता बढ़ती है। दोनों तकनीकें कहानी को रोचक बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। फ्लैश फॉरवर्ड आपका पता है क्या है, जब आप कोई सीरियल देखते हैं वो खत्म होता है, उसके बाद आपको एक प्रोमो दिखाया जाता है, तो वो जो प्रोमो है वही आपका फ्लैश फॉरवर्ड है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव क्या है। यह आपसे पूछ सकता है कि 1968 में पारित राजभाषा संकल्प क्या था। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पहले आपको बता देती हूँ कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद भारत में बहुत सारे राज्य थे, तो हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा थी। जैसे किसी की हिंदी थी, किसी की अंग्रेजी थी, या वहाँ पे गुजराती, तमिल, कन्नड़, मतलब सब राज्यों की अपनी कुछ एक भाषा थी। तो उसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ कि अगर हिंदी को राजभाषा बना देंगे तो सारे राज्यों ने विरोध किया। जैसे कि मेनली तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था कि हिंदी को आप राजभाषा घोषित नहीं कर सकते। तो उन्हीं विवादों को शांत करने के लिए एक आपका राजभाषा संकल्प प्रस्तुत किया गया था, जिसे 1968 में संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके लिए सभी राज्यों को संतोष देने के लिए उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम होगा, क्योंकि तमिलनाडु में अंग्रेजी भी बोली जाती थी और वहाँ की लोकल भाषा भी बोली जाती थी। तो इसलिए उन्होंने उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को प्राथमिकता दी, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया, जिससे हिंदी का बाकी भाषाओं के साथ समन्वय यानी कि दोस्ती हो सके, आप समझिए। अब चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि आपको पेपर में लिखना क्या है। भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, परंतु देश की भाषाई विविधता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग जारी रखा गया। इसी संदर्भ में संसद ने 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किया, जिसे राजभाषा संकल्प के नाम से भी जाना जाता है। ये संकल्प संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 1968 का राजभाषा संकल्प हिंदी के प्रसार और विकास के महत्व को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य भारत संघ द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना, उसका विकास करना और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करना था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है जो आपका दीर्घ में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के मूल बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। वो तो आपका आया था लघु में, उसमें से पूछा गया है कि ये क्या है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य बातें थीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन एक तरफ और ये क्वेश्चन आपका एक तरफ। इसका आप आंसर देखिए। राजभाषा संकल्प 1968 भारतीय संसद द्वारा 18 जनवरी 1968 को पारित एक ऐतिहासिक संकल्प था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत संघ के आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग और प्रचार प्रसार को तेजी से बढ़ाना था। अब आप इसके मुख्य बिंदु देख लीजिए। संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है आपका 1968 के राजभाषा संकल्प के अनुसार केंद्र सरकार को आधिकारिक उपयोग के लिए हिंदी के प्रसार में तेजी लाने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम अपनाना चाहिए। ऐसा लिखा था राजभाषा संकल्प 1968 में। फिर आपका इस राजभाषा संकल्प का दूसरा पॉइंट है वार्षिक मूल्यांकन।
संकल्प में ये भी कहा गया है कि हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का विवरण देने वाली एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा और इसे सभी राज्य सरकारों को भी भेजा जाएगा। मेनली मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि इसमें क्या दिया है। पहला पॉइंट है कि जो केंद्र सरकार होगी वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाएगी, कार्यक्रम बनाएगी। उसके बाद 1 साल जब हो जाएगा तो वो देखेगी कि इस कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई, हिंदी के प्रचार प्रसार में जो कार्यक्रम किए जा रहे थे उससे कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं, तो उसका वार्षिक मूल्यांकन संसद में किया जाएगा। एक पूरी रिपोर्ट साल भर की आप संसद में प्रस्तुत करेंगे, उसे दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर वो रिपोर्ट आपकी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी, यानी कि सभी जितने भी राज्य हैं उन सभी की सरकारों को वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान। इस संकल्प में केवल हिंदी को बढ़ावा देने की बात नहीं कही गई थी, बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास और उनकी उन्नति पर भी जोर दिया गया था। इससे भाषाई समानता और राष्ट्रीय एकता को बल मिला। जब ये नियम पारित हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं। तो उस पर यह लिखा था कि सिर्फ हिंदी को नहीं बल्कि सभी भाषाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा। फिर आपका इसमें आगे लिखा है त्रिभाषा सूत्र का समर्थन। शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात कही गई। इसके अनुसार यानी कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में 3 भाषाएं मेन पढ़ाई जाएंगी। अगर वो राज्य हिंदी भाषी राज्य है तो उस राज्य में हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी। मतलब वो भाषा होनी चाहिए भारत की, लेकिन वो भी पढ़ाई जाएगी। अगर वो राज्य आपका गैर हिंदी राज्य यानी कि वहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं होता, हिंदी नहीं बोली जाती, तब भी वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और एक आपकी क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी, यानी कि वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पढ़ाई जाएगी। ऐसा लिखा था त्रिभाषा सूत्र समर्थन में। फिर आपका इसमें 5वां पॉइंट है 1968 के संकल्प का 5वां पॉइंट। प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा, सिवाय उन मामलों के जहां कुछ सेवाओं में दोनों भाषाओं में से किसी एक या दोनों का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक है। आप जनरली किसी भी नौकरी का फॉर्म उठा के देखें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को बराबर वरीयता मिलती है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञान मांगते हैं या पर्टिकुलर सिर्फ आपका हिंदी का ज्ञान मांगते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि अखिल भारतीय केंद्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब ये कि आप आज भी अगर यूपीएससी का एग्जाम उठा के देखें तो उसमें एक आपका पेपर लोकल लैंग्वेज का होता है, यानी कि भाषा का पेपर होता है। उसमें जितनी भी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं वो उसमें दी गई हैं। आप कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं, उसका पेपर आपका होगा। अगर आप हिंदी आती है तो आप हिंदी चुन लीजिए, अगर आपको कन्नड़ आती है, कश्मीरी आती है, गुजराती आती है, कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, उसका पेपर आपको यूपीएससी में होता है। फिर आपका इसमें आता है उपसंहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग में लिखने के लिए। राजभाषा संकल्प 1968 भारतीय भाषाओं के संतुलित विकास और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने हिंदी को प्रोत्साहन देने के साथ साथ अन्य भाषाओं के सम्मान और संरक्षण पर भी समान ध्यान दिया था। यही कारण है कि ये संकल्प भारतीय भाषा नीति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आप प्लीज़ ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पटकथा लेखन में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। आंसर, पटकथा लेखन एक सृजनात्मक और व्यावसायिक क्षेत्र है जिसमें टेलीविजन, फिल्मों, वेब सीरीज, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री आदि माध्यमों में लेखकों की बड़ी मांग होती है। एक कुशल पटकथा लेखक संवाद, दृश्य और भावनात्मक प्रवाह को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकता है। पटकथा लेखन में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं, खासकर फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में। इसके अंतर्गत निम्न रोजगार अवसर हो सकते हैं। अब आप देखिए क्या क्या रोजगार हो सकते हैं। अब आप देखिए पटकथा लेखन में रोजगार के अवसर। आपका पहला पॉइंट है फिल्म और टेलीविजन लेखक। फिल्म, टेलीविजन शो, वेब श्रृंखला और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए कहानियां लिखने के लिए पटकथा लेखकों की मांग है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है वीडियो गेम। वीडियो गेम उद्योग में भी पटकथा लेखकों की मांग है। वे गेम डिजाइनरों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कहानी, पात्र और संवाद बनाया जा सके। फिर आपका तीसरा है स्वतंत्र पटकथा लेखक। चौथा है आपका पटकथा संपादक। 5वां पॉइंट है आपका पटकथा विश्लेषक। दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन है विज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है, 100 उदाहरण स्पष्ट करें, यानी कि आपको एग्जाम्पल भी देना है। आंसर, विज्ञापन किसी वस्तु, सेवा या विचार के प्रचार का प्रभावशाली माध्यम है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें किसी वस्तु को खरीदने या सेवा अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। एक अच्छा विज्ञापन तैयार करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले विज्ञापन का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि किस वस्तु या सेवा का प्रचार करना है।
इसके बाद लक्षित उपभोक्ताओं का चयन किया जाता है। फिर आकर्षक भाषा, छोटे व प्रभावशाली वाक्य तथा रोचक चित्रों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन में ऐसे नारे स्लोगन होने चाहिए जो लोगों को आसानी से याद रह जाएं। भाषा आपकी सरल हो, स्पष्ट हो और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता तुरंत उससे प्रभावित हो जाए। फिर आपको इसमें आगे लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा गया है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। विज्ञापन तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला पॉइंट है भाषा सरल और आकर्षक हो। दूसरा आपका संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त हो। तीसरा चित्र या दृश्य प्रभावशाली हो। चौथा आपका उपभोक्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए। विज्ञापन में जो स्लोगन या नारा लिखें वो ऐसा लिखें कि लोगों को याद रहे और चीज़ों को खरीदने के लिए प्रेरणा दें, कि वो सामान को तुरंत खरीद लें। आप ऐसा स्लोगन उसमें लिखें, जैसे अभी पाएँ 50% छूट, इस टाइप का। फिर आपका इसमें एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है और आपको याद भी हो जाएगा। यदि किसी साबुन का विज्ञापन बनाना हो तो उसे किस प्रकार लिखा जाता है, आप ये देखिए। सुगंध भी, सुरक्षा भी, रोज इस्तेमाल करें और फ्रेश ग्लो साबुन। इसके साथ आप एक मुस्कुराता हुआ परिवार का चित्र दिखाएं जिससे उपभोक्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके आगे आपको लिखना है, इस प्रकार प्रभावशाली भाषा, आकर्षक प्रस्तुति और स्पष्ट संदेश के माध्यम से विज्ञापन तैयार किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। आंसर, विज्ञापन का क्षेत्र आज के डिजिटल युग में रोजगार और करियर की दृष्टि से सबसे तेजी से उभरते हुए उद्योगों में से एक है, जिसमें रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। यदि आपको रचनात्मक संचार कौशल और तकनीक की विशेष जानकारी है तो विज्ञापन में एक सफल करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञापन का क्षेत्र आज के समय में अत्यधिक विस्तृत और आकर्षक हो चुका है। ब्रांड्स के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और डिजिटल मार्केटिंग के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में कॉपीराइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केट रिसर्च जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। अब आप इसके आगे देखिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। विज्ञापन में रोजगार की संभावनाएं। विज्ञापन उद्योग में करियर के प्रमुख विकल्पों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका रचनात्मक, क्रिएटिव। दूसरा है आपका प्रबंधकीय यानी कि एग्जीक्यूटिव। फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि इसमें आगे कैसे लिखेंगे। रचनात्मक क्षेत्र में आपका क्या क्या आता है। क्रिएटिव रोल्स में ये उन लोगों के लिए है जो लीक से हटकर सोचते हैं और आकर्षक सामग्री तैयार करने में माहिर होते हैं। इसमें पहला क्षेत्र है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, वो है कॉपीराइटर। विज्ञापनों के लिए स्लोगन, टैगलाइन, स्क्रिप्ट और लिखित सामग्री तैयार करना। आपका इसमें दूसरा क्षेत्र है जिसमें करियर बनाया जा सकता है, वो है आर्ट डायरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। विज्ञापन कैसा दिखेगा, उसका रंग कैसा होगा, उसमें कैसा चित्र बनेगा, उसका लेआउट कैसा होगा, इस सब का जो पूरा खाका तैयार किया जाता है वो कौन करता है, आर्ट डायरेक्टर या विजुलाइजर। फिर आपका इसमें तीसरा पॉइंट है ग्राफिक डिज़ाइनर। इसमें आपका आता है डिजिटल सॉफ्टवेयर जैसे एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर का प्रयोग करके विज्ञापन का फाइनल लुक और डिज़ाइन बनाना। फिर आपका अगला है इसमें जो क्षेत्र है वो है प्रबंधकीय व तकनीकी क्षेत्र। इसमें आपका क्या आता है, ये विज्ञापनों को सही दर्शकों तक पहुंचाने और व्यवसाय को बढ़ाने पर केंद्रित होता है। यानी कि भाई विज्ञापन तो बन गया लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, यानी कि जो टेक्निकल काम होता है, अब उसकी फील्ड आप देख लीजिए। फिर आपका इसमें पहला पॉइंट है सोशल मीडिया मैनेजर। यानी कि आपने विज्ञापन बना लिया, अब उसे लोगों तक पहुंचाए कैसे, तो फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हो गया, इनसे आप लोगों से जुड़ें और अपने फॉलोवर्स को बढ़ाएं। ये हो गया आपका पहली फील्ड इसकी। आप इसको लिखेंगे कैसे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड्स का प्रचार करना और फॉलोवर्स से जुड़ना। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट है मीडिया प्लानर। ये तय करना कि विज्ञापन किस माध्यम, टीवी, प्रिंट या इंटरनेट और कब प्रसारित किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने रात में 2 बजे इसको लॉन्च कर दिया। आप सही समय देखें कि आप इसको कहाँ, यहाँ पे कब लॉन्च करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे। फिर आपका इसमें तीसरा पॉइंट है मार्केट रिसर्चर। बाजार के रुझानों और उपभोक्ताओं की पसंद का विश्लेषण करना। यानी कि जैसे कोई प्रोडक्ट अपना बना रहा है तो वो पहले उन लोग को हायर करता है कि आप जाइए बाज़ार में देख के आइए कि बाज़ार का रुझान क्या है, लोगों की पसंद कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना विज्ञापन बनाएंगे, अपने जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करेंगे। फिर आपका इसमें लास्ट पॉइंट है अकाउंट मैनेजर। क्लाइंट, ग्राहक और एजेंसी के बीच संबंध बनाए रखना और विज्ञापनों को सुचारू रूप से चलाना। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट में आपका बहुत ज़्यादा प्रचलन में डिजिटल विज्ञापन। लेकिन अगर आपको यहीं तक ठीक लग रहा है तो आंसर आपका यहाँ से पूरा हो गया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है
भाषा और बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लघु में पूछा जाता है। आप इसका आंसर देख लीजिए। भाषा एक माध्यम है जिससे हम विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और बहुभाषिकता क्या है? जो व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को जानता है और उसका इस्तेमाल करता है, तो वो हो गई आपकी बहुभाषिकता। अब देखिए बहुभाषिकता है क्या, आप लिखेंगे कैसे? बहुभाषिकता एक से अधिक भाषाओं को जानने और प्रयोग करने की क्षमता है। भाषा और बहुभाषिकता दोनों ही महत्वपूर्ण है। भाषा हमें दूसरों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित रूप में। और बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में पिछले साल आपका पूछा गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड सेमेस्टर में पिछली बार आपका ये पेपर क्या था? माइनर था। इस बार आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर में हो गया है। तो बीए सेकेंड सेमेस्टर में पिछले साल 2025 में जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया है। भाषा और बहुभाषिकता विषय पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया, इसलिए इसको जरूर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देखिए। भाषा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम है। मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और ज्ञान भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा केवल बोलने और लिखने का साधन ही नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और समाज की पहचान भी होती है। प्रत्येक देश और समाज की अपनी अलग भाषा होती है, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं का एक साथ प्रयोग बहुभाषिकता कहलाता है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति या समाज एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है और उनका प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषिकता कहते हैं। बहुभाषिकता भारतीय समाज की विशेषता है। भारत के अधिकांश लोग अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाएं भी जानते हैं। इससे विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क और समझ बढ़ती है। बहुभाषिकता राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में भी सहायक होती है। शिक्षा, व्यापार, प्रशासन और तकनीक के क्षेत्र में बहुभाषिकता का विशेष महत्व है। अनेक भाषाओं का ज्ञान व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता करता है तथा रोजगार के भी अवसर बढ़ाता है। आज वैश्वीकरण के युग में विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यक माना जाने लगा है। हालांकि बहुभाषिकता के कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। कई बार भाषा विवाद और भाषाई भेदभाव समाज में तनाव उत्पन्न करते हैं। कुछ छोटी छोटी भाषाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, जो सांस्कृतिक हानि का कारण बनता है। इसलिए सभी भाषाओं के संरक्षण और सम्मान की आवश्यकता है। अंत में कहा जा सकता है कि भाषा मानव सभ्यता की आत्मा है और बहुभाषिकता सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। ये न केवल विभिन्न समुदायों को जोड़ती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देती है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं भी समझ आए, मैं मान रही हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं आया, फिर भी आप 2-3 बार देख लीजिएगा। आपको सिर्फ 12 तारीख की दोपहर तक याद रखना है, फिर आप भूल जाएं, इसका क्या ही करना है। इसलिए इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि सारे क्वेश्चन आपको 2-3 वीडियो से ही मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैम और ऐड कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर आपको बता दूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।